अस्सलाम वालेकुम प्यारे लोगों, कैसे हैं आप सब। वेलकम टू दिया ज़हरा नॉवेल्स। और चैनल को सब्सक्राइब करें, और अगर आप खुद रीड आउट करना चाहते हैं आवाज़ को म्यूट कर लें और स्क्रीन पिक करें, खुद रीड कर लें, ठीक है। उसके साथ ही ये कि प्लीज़ अपनी राइटर को सपोर्ट करें। और अभी फ़िलहाल आप लोगों को जैसे कि नज़र आ रहा है, उन्होंने काफ़ी एपिसोड लगातार दिए हैं, साथ ही बगैर किसी गैप के। तो एपिसोड 35 तक आपको बगैर किसी गैप के मिलती रहेंगी एपिसोड, यानी कि ये 33 है, 34 और 35। उसके बाद देखते हैं, अगर आप लोगों ने अच्छा रिस्पॉन्स दिया यूट्यूब रीडर तो आप लोगों को मिल जाएगी, वरना फेसबुक वालों ने तो माशाल्लाह बेड़ा ही ख़राब किया हुआ है। खैर, नावल मिस्टर पोजेसिव लव एपिसोड 33 दिया ज़हरा नॉवेल्स को रीड आउट करेंगे। ये एपिसोड बहुत ही ख़ास है, इस वजह से आप लोग पूरी रीड कीजिएगा, फिर ना कहिएगा कि हमें तो नावल की समझ नहीं आई, ऐसा कुछ भी, ठीक है। हम पहले बता रहे हैं, चलें स्टार्ट लेते हैं। अर्ज़म बेटा, जाओ तुम ऊपर अपनी फुफ्फो के रूम में, 2nd फ्लोर का 2nd रूम इनका है। जावियर साहब ने अर्ज़म को देखते मुस्कुरा कर कहा, जो बाप के साथ ही बड़े रौब से सोफ़े पर बैठा था। वो आधा घंटा पहले यहाँ आए थे। जब इसे अपने माँ बाप के कनाडा शिफ्ट होने का पता चला था, वो खामोश हो गया था। वो लोग इसे बता कर नहीं गए थे और गलती इसकी थी। वो ये बात मानता था, लेकिन इसका इकरार करने की हिम्मत इसमें ना थी। फुफ्फो नहीं है तुम्हारी, इसने तेज़ी से अर्ज़म को देखते कहा। इसके तेज़ लहजे पर जावियर साहब ने उचुंबे से इसे देखा। वो सर झुका गया। वो इस वक्त ग्रे पैंट कोट में मलबूस था, संजीदा सी शक्ल लिए वो हाथ को बाहम जोड़े सोफे पर बैठा था। डैड, वो कल वाली प्रीटी लेडी है? इसने अपने बाप से तस्दीक चाही थी, जिस पर वो उस बात में सर हिला गए थे। तो वो खुश होता उठकर ऊपर की जानिब बढ़ गया। अब वहाँ सिर्फ 2 लोग थे। वो 2 सीटर सोफ़े पर इनके सामने सर झुकाए बैठा था, और जावियर साहब इसके सामने 1 सीटर सोफ़े पर इसके झुके सर को देख रहे थे। क्यों आए हो यहाँ? सामने पड़ी मेज़ से चाय का कप उठाते उन्होंने एक नज़र इसे देखा, जो सर उठाए नज़र भरकर इन्हें देखता लब भींच गया। जिसकी ख्वाहिश आप लोगों को थी, वो ख्वाहिश पूरी करना चाहता हूँ मैं। इसके चेहरे पर असद संजीदगी थी। इसने बात घुमा कर की तो जावियर साहब धीरे से मुस्कुराए। ख्वाहिशात अगर वक्त पर पूरी ना हो तो दिल इन ख्वाहिशात की चाह करना छोड़ देता है, अवान खान। उन्होंने चाय का दूसरा घूंट भरते कदरे संजीदा लहजे में कहा। इनकी बात पर इस शख्स ने हाथ सख्ती से बाहम जोड़े और सर उठाकर इन्हें देखा। और अधूरी ख्वाहिशात दिल के साथ साथ रूह में भी कसक छोड़ देती हैं। इसने आगे बढ़ते चाय का कप उठाते लबों को लगाया तो इसके लब पे साख्ता मुस्कुरा उठे। 4 साल पहले की एक याद ने इसकी आंखों में चमक भरी। ख्वाहिशात के अधूरा रह जाने में जिनका हाथ होना, वो अगर वक्त के चक्कर के बाद इन ख्वाहिशात को पूरा भी कर दें तो कोई फ़ायदा नहीं होता। वो ख्वाहिशात नासूर बन जाती हैं। उन्होंने इसके मुस्कुराते लब देखे और फिर चाय के कप को मेज़ पर रखते बात मुकम्मल की। इनका लहजा जताने वाला था। अब कोई फ़ायदा नहीं, तुम यहाँ से चले जाओ। वापस सीधे होते उन्होंने टांग पर टांग जमाई और इसे देखा। चाय के कप को लबों तक ले जाता इसका हाथ थम गया। इसने नज़र उठाकर इन्हें देखा और लब पीस लिए। इसने चाय का कप मेज़ के किनारे पर रखा और सीधा हुआ। तल्लुकात फ़ायदे के लिए नहीं जोड़े जाते चाचू, इसने टाई की नोट दुरुस्त करते कहा। इसे लगा जैसे बहुत बड़ा खसारा इसने अपने हिस्से में लिखवा लिया हो, और इसे फ़क्त ऐसा लगा नहीं था, ऐसा ही था। वो बहुत बड़ा खसारा अपने हिस्से में लिखवा चुका था। तल्लुकात भरी महफिल में तोड़े भी नहीं जाते भतीजे, वो धीरे से मुस्कुराते बोले थे। इनके लफ्ज़ों में गहरी रंजीदगी थी। वो नज़रें झुका गया था। वो शर्मिंदा था। तुमने बड़ी महफिल में मेरी बेटी को बेज़र्र किया था वान खान। इतना दुख तुम्हारे कारदार लफ्ज़ों का नहीं हुआ था जितना बड़ी महफिल में इसके सुर्ख जोड़े में मनाए गए मातम पर हुआ था। इनके आवाज़ में दुख था, लेकिन वो बज़ाहिर मुस्कुरा रहे थे। अवान खान का सर मज़ीद झुक गया। हम हासिल चीज़ों की कदर नहीं करते और लाहासिल चीज़ों को असर आंखों पर रखते हैं। लाहासिल को असर आंखों पर रखने की कोशिश में हम हासिल को पैरों तले रोन देते हैं। वो सोफ़े से खड़े हो गए। अवान खान वहीं बैठा था। इसके कंधे झुक गए थे। 4 साल पहले उठाए कि इसके अमल पर सुर्ख जोड़े में मलबूस इस लड़की के बाप ने एक लफ्ज़ अदा नहीं किया था, लेकिन आज वो इस शख्स को आईना दिखा रहे थे। वो इसे शर्मिंदा करना चाहते थे और उन्होंने किया था। मुझे अफसोस है। वो जाने के लिए पलटे जब वो सर उठाए बोला था। इसके लफ्ज़ों में कहीं दुख शर्मिंदगी छुपी थी, जैसे आज भी वो यहाँ नहीं करना चाहता था। वक्त गुजरने के बाद अफसोस करने का कोई फ़ायदा नहीं होता। वो वैसे ही बोले थे। उन्होंने पलटकर इस मर्द को नहीं देखा। इनकी बात पर वो लब पीछे खड़ा हो गया। मैं आपके फ़ैसले का मुंतज़िर रहूँगा। कोट का बटन बंद करता वो इस बार सपाट लहजे में बोला। जावियर साहब इसकी जानिब पलटे। किस फ़ैसले का? वो अनजान बने। आपकी बेटी से निकाह के फ़ैसले का।
वो ढीठ बन गया। ढीठ मत बनो अवान खान, वो कभी नहीं मानेगी। उन्होंने गोया बात ख़त्म की थी। वो जानते थे हीरज़ाब यार हरगिज़ नहीं मानेगी। मैं आपका ही खून हूँ चाचू, मैं पीछे हटने वालों में से नहीं हूँ। मैं इसे हासिल कर लूँगा। मैं इसे हासिल करने के बाद लाहासिल के पीछे नहीं भागूंगा। वो बोला तो लहजा पुख्ता था। वो एक कदम इनकी जानिब बढ़ा। इसकी आंखों में सख्ती थी, एक ठोस फैसला। मैं ऐसा इंसान बनूंगा जो हासिल को सर आंखों पर बिठा कर रखेगा। वो मजबूत लहजे में बोला। इसने लफ्ज़ों पर दबाव दिया। ज़ावेर साहब खामोशी से इसे देखते रहे थे। मुझे हासिल की तमन्ना नहीं है, लाहासिल को हासिल की तमन्ना नहीं होती। सीढ़ियों पर खड़े वो इसके चेहरे को देखते बोली थी। ज़ावेर साहब ने एक नज़र इसे देखा और खामोशी से वहाँ से कमरे में चले गए। इन्हें अपनी बेटी पर भरोसा था और वो एक अच्छे दोस्त थे, और अच्छे दोस्त दोस्तों पर भरोसा रखते हैं। डैड, अर्ज़म धीरे से बोलता सीधा सीढ़ियाँ उतरता इसके पास आते सोफ़े के करीब खड़ा हो गया, जबकि अवान खान ने अर्ज़म की आवाज़ सुनी ही ना थी। मैं साफ लफ्ज़ों में बोलता हूँ, मुझे तुमसे निकाह करना है। वह संजीदगी से इसके वजूद को देखते बोला, जो इसकी बात पर कुछ पल साकित होगी। पलके चिपकाए बगैर वो वहीं खड़ी रही थी। वो इसे ही देख रहा था। वो सीढ़ियाँ उतरती नीचे आई और कदम उठाते इसके मुकाबले आकर खड़ी हो गई थी। इस शख्स ने गौर से इस छोटी लड़की को देखा। इसकी आंखें अब चमकती नहीं थी। इस छोटी लड़की की आंखें खाली थी, हर तासर से पाक। मैं साफ लफ्ज़ों में इनकार करती हूँ। इसने हल्की तंजिया मुस्कुराहट से इसे देखते जुमला मुकम्मल कर दिया। इसकी खाली आंखों में चमक पैदा होगी। 4 साल बाद इसकी आंखें चमक उठी थी। वजह? इसे देखते इसने दरमियानी 2 कदम का फासला एक कदम में समेटा और इसके सर पर खड़े होते गंभीर संजीदगी से सवाल किया गया। मुझे एक दराज उम्र शख्स से शादी नहीं करनी। मैं अपनी ज़िंदगी कैसे गुजारूंगी? मैं तो आपको ही संभालती रहूँगी। इसने बहुत कुछ लुटा दिया एक ही सांस में। वो अंदर से सहमी थी इसके इस कदर नज़दीक खड़े होने पर और अचानक निकाह के ऑफ़र पर, लेकिन इसने चमकती आंखों से इसे जवाब दिया, बिल्कुल वैसा जवाब जैसा 4 साल पहले इस शख्स ने इसे दिया था। हाँ, तुम मुझे संभाल सकती हो। वो इसकी आंखों में अपनी चमकती आंखें डालते बोला। इसके लफ्ज़ों में कुछ छुपा हुआ था, अजीब सी बेचैनी कि वो बिसाख्ता इसकी आंखों की हरारत से घबराती कदम पीछे ले गई। मैं निकाह नहीं करूँगी। अगर इस उम्र में आप ख्वार होना चाहते हैं तो शौक़ से हों। वो आज भी एहसास दिल की मालिक थी। वो आज भी तलख नहीं हुई थी। और फिर कहाँ तलख हुआ जाता है जब सामने मनपसंद शख्स हो, चाहे वो 1000 गुनाहों के बाद ही क्यों ना आपके सामने खड़ा हो। मनपसंद शख्स सिर्फ मनपसंद शख्स होता है, वो गुनाहगार नहीं होता। मैं तुम्हारा इंतज़ार करूँगा। इसे देखते धीमी मुस्कुराहट से बोला। हीरज़ाब ने नज़र इसके चेहरे पर से हटा ली। वो शख्स खूबसूरत आंखों का मालिक था। इसे लफ्ज़ों का जादू चलाना आता था, बखूबी आता था। अर्ज़म, होने वाली मोम को खुदा हाफिज़ बोलो। इसने पलटकर अर्ज़म को देखते निचला लब दांतों तले दबाया। इसकी बात पर हीरज़ाब की आंखें फैली। व्हाट? ओह, खुदा हाफिज़ मोम। अर्ज़म हैरानगी से बाप को देखते मुस्कुराकर बोलता बाहर भाग गया। वो भी कदम दरवाजे की जानिब बढ़ा गया। शट अप! हीरज़ाब होश में आते सख्ती से चीखी। दरवाजे की दहलीज पर खड़े इसके लब मुस्कुराहट में ढले। कबूल है। वो रुका और महब से लहजे में बोलता वहाँ से चला गया। वो पीछे इसकी पुश्त को घूरती रहेगी। इसे अंदाज़ा नहीं था वो शख्स इस वजह से इसके घर आने का बोल रहा है, वरना वो वहाँ ही से इसे टका सा जवाब दे देती। लेकिन क्या वो बाज आ जाता? इस शख्स ने बस इसके ज़ख्म ताज़ा किए थे फ़क्त। इस शख्स ने इसे तकलीफ़ दी थी, वो इसे भूल नहीं पाई थी, ना मोहब्बत के हवाले से न तकलीफ़ के हवाले से। सर, वो वहाँ ज़रूर आएगा। वहाँ असीर आलम की बीवी जाएगी तो वो ज़रूर आएगा। इसने आंखों में चमक लाते सामने चेयर पर बैठे बड़े ऑफिसर को देखते कहा, जिसने पुरसोच नज़रों से इसे देखा। तुम्हें इतना यकीन है असीर कि वो वहाँ आएगा और तुम्हारी वाइफ को ख़तरा हो सकता है? ऑफिसर ने चेयर से उठते इसे देखते सवाल किया। वो वहाँ ज़रूर आएगा जहाँ क्लब होगी, वहाँ असील एडम ज़रूर आएगा। इसने एक एक लफ्ज़ पर दबाव दिया था। इसके लहजे में संजीदगी थी, गहरी संजीदगी। मैंने काशी को बोला है वो इसे मेरे कैफ़े द लिटिल विक्ट्रीज़ में ले आएगा। असीर एडम ने कुछ सोचते हुए कहा। ऑफिसर ने इसे देखा। वो सोच में पड़ गए थे। यह असीर एडम को पकड़ने का एक अच्छा मौका था। मैंने सुना है वो आज कोई डील करने वाला है। वो 10 सालों में की गई इसकी हर डील से ज़्यादा बड़ी है, कोई इटालियन माफिया के साथ। ऑफिसर ने इसे देखते इसकी इन्फॉर्मेशन में इजाफा किया था। असीर आलम ने ऑफिसर को देखा। ये बात आपको कहाँ से पता चली? मेरी सर्च में तो ऐसा कुछ नहीं है। असीर आलम ने चुंबे से पूछते नफ़ी में सर हिलाया। ऑफिसर ने धीमे से मुस्कुराते इसे देखा। मैं पुलिस में हूँ, मुझे पता चल जाता है। वो इसके कंधे पर हाथ मारते धीरे से हंसे तो वो मुहिब सा मुस्कुराया।
इसके लबों के किनारे पड़ता डिंपल गहरा हुआ। मैं गारंटी के साथ कह सकता हूँ वो वहाँ आएगा, बाकी ऑफिसर की मर्जी। इसने पैंट की पॉकेट्स में हाथ डालते कंधे झुका दिए। वो मज़ीद बहस नहीं करना चाहता था। ठीक है, तुम्हारे कैफ़े को तुम आज कस्टमर्स के लिए बंद कर दो। हम अपनी पूरी टीम को कैफ़े के आसपास भेज देते हैं। लोगों को हटवा कर वहाँ हमारी टीम आम रूटीन में होगी। ऑफिसर ने एक नज़र से देखते कहा तो वो गहरा मुस्कुराया। इसकी बात मानी जाएगी, इसे इस बात का इल्म था। आधे घंटे बाद मिलते हैं सर। इसने मजबूत कलाई में बंधी घड़ी को देखा और मुस्कुराता बाहर निकल गया। वो जाकर सरकारी गाड़ी में बैठा और रुख द लिटिल विक्ट्रीज कैफ़े की तरफ किया। ये कैफ़े इसकी कुल जायदाद थी। काशी जी, ये पुलिस वाले शोहर का है? कैफ़े को देखते वो चमकती आंखों से बोली। इसके लबों पर हल्की मुस्कुराहट थी। काशी ने इसे देखते इस बात में सर हिलाया। ये खूबसूरत है, इसने काउंटर पर जाते चहकते हुए कहा। काउंटर के पार रखी कुर्सी पर बैठे शख्स की आंखें चमक उठी। तुम खूबसूरत हो कलब, इस कैफ़े की तुम्हारे सामने कोई औकात नहीं। एक मध्यम सर्द सी आवाज़ अचानक उभरी थी। वो 2 कदम पीछे हुई थी। काशी के माथे पर बल पड़े। इसने फ़ौरन साइन भेजा था। कौन है? कलब ने इस शख्स को देखना चाहा था जो चेयर पर इसकी तरफ पुष्ट किए बैठा था। जिसकी तुम हो वो। इसने सिगार सुलगाते लबों को लगाई और धुआं हवा में तहलील किया था। कैफ़े के आसपास सब ठीक था, लेकिन अंदर सब ठीक नहीं था। मैं पुलिस वाले जी की हूँ, इनके अंदर मेरा शोहर है। वो खफास लहजे में बोली थी। वो इससे नहीं डरती थी क्योंकि वो इसे नहीं जानती थी। जबकि इसकी बात पर मुकाबिल शख्स धीरे से हंसा, एक पुरस्कार सी हंसी। अंदर वाला शोहर बाहर आ गया है कलब। इसने धुआं फिर से हवा में तहलील किया। कई कदमों की छाप पर वो धीरे से हंसा। इसकी आंखों में वहशत उभरी थी। दरवाज़ा खोलकर कई लोग अंदर दाखिल हुए। उनकी गन का रुख इस काउंटर की तरफ था जहां वो शख्स था। दरवाज़ा बंद हो गया। इतनी आवाज़ों पर कलब ने पीछे मुड़कर देखा तो इसकी आंखों में डर उपड़ा था। वो सहम कर काउंटर के साथ लगी थी। तुम्हारा डर सिर्फ मेरी ज़ात से होना चाहिए। अगर कोई और तुम्हें डराएगा और तुम डरोगी तो मैं तुम्हें ख़त्म कर दूंगा कलब। काउंटर से बाहर निकलते इसके भारी कदमों की छाप इस कैफ़े में गूंजी। वो इसके पीछे इसके करीब जाते इसकी पेट पर भारी हाथ रखते कान में सर्द सरगोशी नुमा आवाज़ में बोला था। वो आंखें मज़ीद फैला गई। मेहमान नवाजी कबूल की जाए। कलब को एक साइड करते वो एक कदम आगे बढ़ा। इसने जैसे ही कलब को साइड किया, पीछे से फैजी ने आते ही इसे अपने साथ चलने को बोला था। नहीं, पुलिस वाले जी कहते हैं किसी के साथ नहीं जाना, बेशक वो अच्छे लोग हों। इसने 2 कदम पीछे लेते जवाब दिया। ऑफिसर और इसकी टीम इस शख्स पर गन ताने खड़ी थी, लेकिन वो कलब की वजह से कोई अमल नहीं कर रहे थे। तुम मेरी बात मानती हो कलब? तुम्हें माननी चाहिए भी। बेकदम मज़ीद उठाते रोशनी में खड़ा हुआ। इसका चेहरा वाजिया हुआ। इसकी सबज आंखें वहशत से चमक उठी। इसने गर्दन उठाते कोट की पॉकेट्स में हाथ डालते सामने खड़े ऑफिसर और उसकी टीम को देखा। कलब, क्या तुम्हें सज़ा चाहिए? इसने हल्की से गर्दन मोड़कर डरी सहमी इस लड़की को देखा जो इसका चेहरा देखते नफ़ी में सर हिला गई। इसकी काली आंखों में खौफ उभर आया। वो फैसले के साथ वहाँ से चली गई। तुम? ऑफिसर एक कदम इसकी जाने बढ़ा। इसने हाथ की 2 उंगलियां उठाते इसे ऐसा करने से रोका। तुम्हारे बहुत हिसाब हैं ऑफिसर, मज़ीद दिन में इजाफा मत करो, मैं एक बार में ही तमाम कर दूंगा। पिछले दरवाजे से अंदर आते एक आदमी ने इसके लिए वहाँ एक टेबल के आगे से चेयर उठाते जिस पर वो बड़े क्रोफर से टांग पर टांग चढ़ा कर बैठा। हेड? काशी के लबों से हैरानगी से अदा हुआ। इसने आईब्रू झुकाई और एक तरफा मुस्कुराहट से इसे देखा। तुमने हमें 10 साल धोखा दिया? ऑफिसर इसकी जानिब तेज में बढ़ते बोला। इसने पास खड़े अपने आदमी को इशारा किया जिसने अपना मोबाइल निकालते वहाँ खड़े तमाम ऑफिसर्स के सामने किया, जिसमें असील एडम का वहशी रूप नजर आ रहा था। वो बुरी तरह किसी को जख्म लगाने के बाद इस पर तेजाब डाल रहा था। वहाँ मौजूद हर एक ने झिरझिरी ली। अपने जुमले दुरुस्त करो। मैंने तुम्हें 10 साल तक मौका दिया है मुझे पकड़ने का, लेकिन तुम नासमझ निकले। इसमें मेरा कसूर नहीं। इसने सिगार वापस से सुलगाते लबों में दबाते नफ़ी में सर हिलाया था। इसके लहजे में इस्तज़ाइयापन था। वहाँ खड़ा हर शख्स हैरान था, हम भी। अगर किसी को कुछ समझ ना आए तो हम एंड पे एक्सप्लेन करेंगे, आप एंड से सुन सकते हैं। सर, आप लोगों ने मुझे इन्फॉर्म नहीं किया। पीछे से उभरने वाली आवाज़ पर ऑफिसर ने पीछे मुड़कर देखा। वो सब हैरान थे। एक बार फिर से असीर आलम? काशी के लब फड़फड़ाए। वहाँ हर कोई चेयर पर बैठे शख्स को और 10 कदमों के फासले पर खड़े उस शख्स को देख रहा था। वो दोनों बिल्कुल एक जैसे थे। दराज कद, चमकती सब्ज़ आँखें, अनाबी लब और सुर्ख सफ़ेद रंग। अगर कोई चीज़ मुख्तलिफ थी तो वो इनके तासरात थे। जहाँ कुर्सी पर बैठे शख्स के तासरात पूरा असरारी लिए हुए थे, वहीं 10 कदमों के फासले पर खड़े शख्स के तासरात में हल्का खौफ था। उसे मत देखो। असील एडम को खौफ पसंद है। वो खौफ
जो वो दूसरों में भरता है अपनी शख्सियत की बिना पर। इसने दरिश्तगी से कहते एक एक लफ्ज़ पर दबाव दिया था। इसकी आंखों में एक आग सी उठी। क्या तुम्हें खौफ नज़र नहीं आ रहा? इसने ऑफिसर के बाद एक नज़र 10 कदमों के फासले पर खड़े शख्स को देखा, जिसके माथे पर पसीने के कतरे थे। मैं सील एडम हूँ, ओटावा मेरा है, और मैं क्लब के लिए यहाँ ज़रूर आता। मैंने कहा था ना, और मैं आ गया। इसने कंधे उचकाए बेनियाजी से कहा। ऑफिसर ने इस 10 कदमों के फासले पर खड़े शख्स को देखा। इधर आओ छोटे भाई। कुर्सी से खड़े होते इसने 10 कदमों के फासले पर खड़े शख्स को देखते दरमियानी 2 उंगलियों से इशारा करते अपने पास बुलाया। इसकी दरमियानी उंगली में काले नगीने की अंगूठी चमक रही थी। वो शख्स चलता हुआ खौफ से इस तक पहुंचा था। इसने सर झुकाए रखा था। हर कोई हैरानगी से सारा मामला समझने की कोशिश में था। ये मेरा छोटा भाई है, यावर आलम, मुझसे 60 सेकंड छोटा भाई। इसने यावर आलम की झुकी गर्दन पीछे से पकड़ते इस पर दबाव देते हंसते हुए कहा, एक सर्द वहशी हंसी। वक्त देने का शुक्रिया, मेरी डील क्लियर हो चुकी है। घड़ी पर टाइम देखते इसने यावर आलम को साइड पर फेंका, जहां कैफ़े के पिछले दरवाजे से अंदर आते लोगों ने यावर आलम को पकड़ा था। और तुम्हें क्या लगता है, तुम्हें ऐसे जाने देंगे? ऑफिसर दांत पीसते बोला। इन्हें यकीन नहीं आया था वो शख्स 10 सालों से इनके साथ था। जिसे वो 10 सालों से तलाश कर रहे थे, वो शख्स वाकई एक माफिया डॉन था, जाल में फांसने वाला। और तुम्हें ऐसा क्यों लगा कि मैं तुम्हारी बगैर मेहमान नवाजी के चला जाऊँगा? मैं एक अच्छा मेज़बान हूँ। इसने अपने लॉन्ग कोट से कुछ बरामद किया और बटन प्रेस करते वो बरामदशुदा चीज़, इसकी पसंदीदा चीज़, इसकी काली छड़ी में बदल गई। तुमने सील एडम से ऊंचे लहजे में बात की थी, और सील एडम ऊंचे लहजे सुनने का कायल नहीं। इसकी आंखों में एकदम दरिंदगी भरे तासरात उभरे। वो इस लड़की को इसलिए वहाँ से भेज चुका था कि वो नहीं चाहता था कि वो लड़की इसका दरिंदगी भरा रूप देखे। मैंने खुद खास तुम्हें यहाँ बुलाया है ऑफिसर, खुद। इसने खुद पर जोर दिया, और ऐसा ही था। इसने कहा था क्लब के लिए वो वहाँ आएगा, और वो वहाँ आया भी। खुद को माफिया मैन कहते हो, छुप कर वार किए। ऑफिसर ने इसे गुस्सा दिलाना चाहा था। वो धीरे से हंसा, एक तंजिया हंसी। मैं ठंडा ठार बंदा हूँ। आतिशफिशा लहजा बस चंद खास के लिए है। ऐसी बच्चों वाली हरकतें मत करो ऑफिसर। इसने एक आंख विंक की। इसके तस्वर में छन से इस लड़की का चेहरा लहराया तो वो धीरे से हंसा। मैंने इन आदमियों को मारा जो मेरे खिलाफ किए थे। मैंने खुद अपने घर में वो तस्वीरें रखी और खुद पर से आपका शक दूर किया। तस्वीरें लेने वाले इस बंदे को खुद भेजा और फिर खुद ही इसकी मेहमान नवाजी की। इसने बस तस्वीरें उठानी थी, इन्हें देखने का हक इसे हासिल नहीं था। इसका लहजा सर्द हुआ था, बेहद सर्द, कि इसके लहजे और आंखों में उतरे सुरखपन से खौफ आने लगा। मुझे लुत्फ़अंदोज़ करने के लिए मैं खुद का शुक्रिया बोलता हूँ। चोर पुलिस के इस खेल में मज़ा आया। इसने हंसते अपनी बात मुकम्मल की थी। इसके लहजे में बेफिक्री थी, बेनियाजी सी। वो ऐसा ही था। वो डार्क वर्ल्ड का डॉन था, ओटावा का डॉन। वो खुद को खुद पकड़ रहा था। वो चालबाजी करने में माहिर था। इसने इन्हें बहुत अच्छे से गुमराह किया था। तुम्हें तो ऑफिसर इसकी जानिब गुस्से से बढ़ा। इसने उंगली उठाते नफ़ी में हिलाई। आखिरी लम्हों में लोग सवाब कमाते हैं ऑफिसर। इसने अभी अपनी बात मुकम्मल की ही थी जब कैफ़े के दरवाजे को तोड़ते कई आदमी अंदर आए और ऑफिसर्स के पीछे खड़ी टीम को समझने का मौका दिए बगैर उनकी गर्दनें तोड़ते इन्हें एक ही बार में ढेर करते एक साइड पर दीवार के साथ खड़े हो गए। ऑफिसर सर पर हाथ रखे नीचे बैठा था। असील एडम धीरे से ऐसा था। मुझे सुर्ख रंग से मोहब्बत है, शर्त यह है कि सुर्ख रंग खून का हो। ब्रेकिंग न्यूज़, कुछ पागल डकैतों ने आकर एक ऑफिसर के साथ इसकी टीम को मार डाला। वजह यह थी कि इस ऑफिसर ने इन डकैतों की माँ बहनों की इज्जत पर डाका डाला था। वो बड़े आराम से बोला। ऑफिसर ने नीचे इसके कदमों में बैठे ही सर उठाकर खौफ से इसे देखा। सोचना मत कि कोई एक्शन लिया जाएगा। ओटावा मेरा है, मेरे इशारों पर चलता है। सो ऐसे ख्वाब मत देखो जिनके पूरा होने के रास्ते में सील एडम खड़ा हो। इसने अपनी काली छड़ी इसकी जानिब की, फिर इसे इसके दिमाग के वस्त में रखा। इस ऑफिसर की आंखें हैरत से फैल गई और एक नामहसूस सी आवाज़ के बाद वो ज़मीन पर गिर गया। इसके सर से खून बह रहा था। इसने अपनी छड़ी वापस उठाई, बटन प्रेस किया और इसे वापस लॉन्ग कोट की पॉकेट में डाला। असील एडम, वो ओटावा का डॉन था, डार्क वर्ल्ड का बेरहम बादशाह। इसने बड़ी चालाकी से 2 किरदार निभाए थे। वो अहम डीलिंग में असील एडम था और इन डीलिंग्स के वक्त वो खुद को खुद ही पकड़ने के प्लान्स बनाता था, जिसे वो यावर आलम के थ्रू एग्जीक्यूट करता था। इसने मौका देखते अपने रूप बदले थे। इसने सही वक्त सही जगह पर अपने हमशक्ल भाई का इस्तेमाल किया था। इन दोनों में बस एक फ़र्क था, इनके जज्बात का। यावर आलम हुक्म का गुलाम था और डर जाता था, और असील एडम
वो हुक्म देने वाला था, वो डरा देता था। इसने कहा था वो बुरा है और इसने सच कहा था, वो वाकई में बुरा था, बुराई की हद से बाहर। मौलवी साहब का इंतज़ाम करो, इसने सर्द सी आवाज़ में कहा। वो वहाँ से निकल गया। लिटिल विक्ट्रीज कैफ़े पुरसुकून हो गया, ऐसे जैसे तूफान के जाने के बाद की पुरसुकूनी। वो माफिया डॉन बड़ा शातिर और समझ से परे का बंदा था। लोगों को खून से लथपथ मारने के बाद वो खुद इनका जनाजा पढ़ता था। वो वहाँ से जनाजा पढ़ने के बाद सीधा ब्लैकस्टोन हाउस आया था। हाल में रखे सोफे पर इसका भाई बेचैनी से पहलू बदल रहा था, जबकि वो इसके सामने टांग पर टांग चढ़ाए बैठा इसे देख रहा था। बेशक तुम्हारा इरादा ठीक था छोटे भाई, लेकिन तुम्हें मुझे गुस्सा दिलाने के लिए मेरी बीवी का नाम नहीं लेना चाहिए था। वो खड़ा हुआ तो यावर भी तेज़ी से खड़ा हो गया। वो सबसे ज़्यादा खौफ इसके छोटे भाई कहने पर खाता था। वो बहुत अजीब अंदाज में उसे छोटे भाई बोलता था। वो सब देख रहे थे तब इसने हिचकिचाते हुए अटकते लहजे में कहा। इसके लबों पर फैली हल्की मुस्कुराहट से इसे खौफ महसूस हो रहा था। असील एडम वो ऐसा ही था। इसकी मुस्कुराहट पर भी लोग खौफ खा जाते। यकीनन वो मुस्कुराहट इस कायनात में सिर्फ और सिर्फ एक ज़ीरू के अलावा बाकी सबकी बर्बादी के लिए इसके लबों पर आती थी। इसने इस दिन के वाक़े के बारे में बात की थी जब वो दोनों आमने सामने थे। तभी से गुस्सा दिलाने को यावर आलम ने ऐसे लफ्ज़ बोले थे, वरना इस पर शक किया जाता। ठीक, मैंने तुम्हें माफ़ किया छोटे भाई। इसके कंधे पर हाथ रखते वो इसे चमकती सब्ज़ आंखों से देखता सुकून से बोला। यावर आलम की सब्ज़ आंखें हैरत में डूबी। यावर आलम की आंखों से लेंस हट चुके थे। अब वो ओशन ब्लू नहीं थी, अब वो सब्ज़ थी। माफ़ी और असील एडम, ये नामुमकिन था। माफ़ी इसकी लिस्ट में मौत के बाद आती थी। मुझे तुमसे दिली भाईचारा है, लेकिन मेरे अंदर बैठा ये जो कमीना शोहर है ना, ये अपनी बीवी के आगे किसी की सुनता ही नहीं, मेरी भी नहीं। इसकी मुस्कुराहट सिमट कर खतरनाक संजीदगी में बदल गई। इसकी आंखें सुर्ख हुई जिनमें वहशत उभर गई। यावर ने नफ़ी में सर हिलाया। तुमने इस ज़बान से मेरी बीवी के लिए वो नाज़ेबा अल्फाज इस्तेमाल किए थे ना, ये सज़ा की हकदार है। इसने यावर आलम के कंधों पर दबाव डाला। इसके हाथों की गिरफ्त हदर्चा सख्त तर हो गई। इसके लफ्ज़ों में शोले से लपके। मेरी बीवी के आगे इस दुनिया में कुछ भी नहीं, ना मेरा खून, ना मेरा वजूद। इसने यावर आलम को देखते इसकी जानिब झुकते सर्द ठंडे ठार लहजे में कहा, बहुत मध्यम पुरअसरार सी आवाज़ में। असील एडम ने इसे दूर फेंक दिया। इसके आदमियों ने यावर आलम को पकड़ा। इसकी ज़ुबान जला दो। इसने दाएं बाएं गर्दन अकड़ाई और लबों पर खतरनाक मुस्कुराहट रखी। यावर आलम ने कुछ कहना चाहा जब इन आदमियों ने इसके मुंह पर हाथ रखा था। कुछ कदमों पर खड़े काशी ने इसकी आंखों में उतरे खून को देखा। कहाँ जा रहे हो तुम? जबड़े सख्ती से पीछे इसने काशी को बाहर जाते देखते कहा। इसने रुककर पलटकर इसे देखा। वो बहुत तेज़ गुस्से में था। इस वक्त काशी शुरू से इसके साथ था, हर कदम पर। उटावा के डॉन को लगामे डालने वाली को लाने। वो सर झुकाए बोला। इसकी आवाज़ इतनी थी कि वहाँ खड़े सी एडम के साथ कुछ आदमियों ने भी सुनी थी, जो सर झुकाए धीरे से दबी हंसी हंसती है। वो कहता पलट गया और फैजी को कॉल की थी। असील एडम ने आंखें छोटी करते इसकी पुश्त को घुरा। इसके लोगों पर इस बार जो मुस्कुराहट उभरी वो सुकून अमेज थी, वो बर्बाद करने वाली ना थी। और वह मुस्कुराहट बस इस बर्फ़ की शहजादी के जिक्र पर उभरती थी। काशी ने पलटकर इसे देखा तो असील एडम ने घूर कर इसे सर्द नज़रों से देखा। काशी ने कानों को हाथ लगाते बुलंद आवाज़ में इस्तग़फ़ार कहा था। इसकी आज की डीलिंग इटालियन माफिया के साथ कई दूसरे माफिया से भी होनी थी, जिसे जफ़र सर अंजाम दे रहा था। इसलिए इसने ऑफिसर को भिटकाया था, लेकिन इस बार खुद सामने आकर। इसने कहा था वो जल्द मिलेंगे और इसने सच बोला था। वो जल्द सामने आ गया था। वो ऊंचे लहजे बर्दाश्त नहीं करता था। इस दिन इसने मुश्किल से ऑफिसर का लहजा बर्दाश्त किया था। वो आज इसने वो लहजा तमाम कर दिया था। वो इस हंगामे के बगैर भी अपना काम कर सकता था और इसने किया भी था, लेकिन कानून में घुसना इसका ज़रूरी था। वहाँ इसके अच्छे लिंक थे, लेकिन कुछ गिरोह ऐसे थे वहाँ जो इसे ही ख़त्म करने के बारे में प्लान बना रहे थे। इसे इनको ख़त्म करना था और इसने कर दिया था। इसने इन गिरोहों को तोड़ दिया था। अब वहाँ इसके आदमी काम करते थे और जो बहुत से आला ओहदेदार इसके हुक्म के गुलाम थे। पैसा और खौफ बोलता है। अब कानून इसके पीछे चलने वाला था, असील एडम के पीछे, इस माफिया डॉन के पीछे। जिन लोगों को इसकी कमज़ोरी का इल्म हुआ था, इसने इन लोगों को मार दिया था। और जिस दिन इन गार्ड्स ने क्लब को ब्लैकस्टोन हाउस आने से रोका था, इसने इस दिन इन तमाम लोगों की ज़बानें कटवा दी थी। वो बड़ा अजीब बंदा था। एक लड़की के अपने रूम में चंद कदमों को बर्दाश्त न करते इसने अपने ही आदमियों का हशर बिगाड़ दिया था, और एक लड़की को रोकने पर इसने अपने ही आदमियों की ज़बानें कटवा दी थी। इसे इस पूरी कायनात में फ़कत एक औरत पसंद थी और वो इसकी बीवी थी। सिर्फ वही थी जो इस पर लगामें डाल सकती थी, इसे हैंडल कर सकती थी।
गेट आउट। इसने राइफल्स पकड़े अपने आदमी को जाने को बोला। वो जानता था वो डर जाती है और इसे पसंद नहीं था वो लड़की किसी और की वजह से डर जाए। इसने अपने घर से हर चीज़ हटवा देने का हुक्म दिया जिससे इसकी बीवी डरती थी और ख़ुद भी कपड़े चेंज करने ऊपर की जाने बढ़ गया। ओके, ये पता नहीं कौन सी लैंग्वेज लिखी है। माफिया में रिश्तेदारियाँ नहीं होती, मैंने फिर भी तुमसे रिश्ता जोड़ा है जिसका अंजाम मेरी ज़ात उठाएगी। वो सीढ़ियाँ चढ़ते मध्यम आवाज़ में बोला। वो जानता था सब आसान हरगिज़ नहीं होगा। जारी है। ओके, एपिसोड ये लॉन्ग थी जैसे कि आप लोगों को नज़र आ रहा होगा, और इसके साथ ही एंड पे हम एक्सप्लेन कर दें। वैसे ऐसा कुछ भी नहीं है जिसको हम एक्सप्लेन करें, ज़ाहिर सी बात है, फिर भी किसी किसी को नहीं समझ आती तो हम एक्सप्लेन कर देते हैं। और ये था कि यावर आलम, देखें असीर आलम और असील एडम एक बंदा है, ठीक है, ये पता चल गया हमें, सब कह रहे थे, हम भी कह रहे थे। ओके, और इसका एक ट्विन ब्रदर था, उससे 60 सेकंड छोटा, यावर आलम इसका नाम था। उसने अपने ट्विन ब्रदर का यूज़ किया, कभी उसको पुलिस अपनी जगह पुलिस में भेज देता था, कभी डीलिंग के लिए भेज देता था और ख़ुद वहाँ पे चला जाता था, कभी खुद पुलिस में उसको डीलिंग में, कभी ऐसे, मतलब आगे पीछे जहाँ पे उसको ज़रूरत पड़ी जिस जगह पे उसने उसका वैसे यूज़ किया। तो ये था, बस ये छोटा सा पॉइंट था कि उसने अपने ट्विन ब्रदर का यूज़ किया था। जैसे एक प्लेस पे दो लोग कैसे हो सकते हैं, अगर वो ट्विन हो तो हो सकता है। तो ये दूसरा, उसने अपने ट्विन ब्रदर की ज़बान चलाई, इसमें काफ़ी लोगों को ऑब्जेक्शन होगा, तो वो अगले एपिसोड में राइटर कह रही हैं क्लियर हो जाएगा, ठीक है। उन्होंने वैसे एक स्नेक पिक दिया था जिसमें बताया गया था कि यावर आलम ने सीर आलम को ना, यानी कि सील एडम सीर आलम को धोखा दिया था, यानी कि एक ही बंदा है तो उसको धोखा भी दिया था साथ। तो ये अगर वो बता देंगे इस वजह से। बाकी फैज़ी और काशी दोनों अलग हैं, वो दोनों उसके बारे में जानते थे कि नहीं, ये भी पता चल जाएगा अगले एपिसोड में। उसके साथ ही सबसे बात जो हमने यहाँ पे हमें पॉइंट आउट करेंगे, हमें अच्छी लगी थी एज अ रीडर, वो ये थी कि हम लाहासिल चीज़ों के पीछे भागते हैं और हासिल को रोंद देते हैं। हम लाहासिल को सर आँखों पर रखते हैं और हासिल को रोंद देते हैं, और ये बात ठीक भी है। हमने कभी नहीं मुड़ के या आसपास या कभी भी नहीं देखा कि हमारे पास क्या है। हम उन चीज़ों को देखते हैं नज़र उठाकर जो हमारे पास नहीं है। सो ये गलत है, हम अपनी ज़िंदगी का सुकून बर्बाद करते हैं इससे। खैर, हमने तो ये सीखा, आप लोगों ने क्या सीखा लास्ट में बताइएगा। अगले एपिसोड में मिलते हैं। अल्लाह हाफिज़, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा।